हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रधानमंत्री चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने दोस्तों राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चैप्टर को डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा वीडियो है वह प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों से संबंधित है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री को कौन कौन से कार्य एवं शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत दो तरह की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। पहला है अध्यात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा है संसदीय शासन व्यवस्था। अध्यात्मक शासन व्यवस्था में आप देखेंगे तो जो राष्ट्रपति होता है वो वास्तविक प्रधान होता है, यानी संघीय कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो अमेरिका में इसी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। और जो अमेरिका में राष्ट्रपति की स्थिति होती है वो वास्तविक प्रधान वाली होती है, जबकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और संसदीय शासन व्यवस्था में आप देखेंगे तो राष्ट्रपति जो होता है वो केवल नाम मात्र की कार्यपालिका का हेड होता है और जो वास्तविक हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के दो हेड होते हैं, एक होता है केवल नाम मात्र का एवं एक होता है वास्तविक हेड। जो नाम मात्र का हेड होता है उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग जो होता है वो वास्तविक हेड करता है। आप देखेंगे तो जो राष्ट्रपति है वह भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका का हेड होता है और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था जहां पर भी होगी वहां पर भी राष्ट्रपति जो होगा वह केवल नाम मात्र की कार्यपालिका का हेड होगा। और यह संसदीय शासन व्यवस्था याद रखिएगा भारत में ब्रिटेन से अपनाई गई है, यानी यह ब्रिटेन से प्रेरित है। ब्रिटेन में भी आप देखेंगे तो जो भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है वही ब्रिटेन में वहां के क्राउन की स्थिति होती है और यह व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ही ग्रहण की है। तो यह याद रखिएगा कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री होता है वह राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। अब हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं, क्योंकि इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले हम इनसे जो जुड़े जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप देखेंगे तो जो संविधान में अनुच्छेद 74 है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी प्रधानमंत्री जो अनुच्छेद 74 है उसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और जिसका प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75(1) में आप देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा एवं उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अर्थात इसमें बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री का पद है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो याद रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंधी प्रावधान किए गए हैं वे किस अनुच्छेद में किए गए हैं। तो याद रखिएगा, 75(1) में इसे कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। बात करें 75(2) में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 75(2) में यह कहा गया है कि जो मंत्री होंगे वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। देखिए, प्रसाद पर्यंत का यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि यह राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद धारण करेंगे, क्योंकि जो इनकी नियुक्ति की जाती है। देखिए, आप देखेंगे तो दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है निर्वाचन, एक होता है नियुक्ति। नियुक्ति जो होती है वे प्रधानमंत्री की सलाह पर जो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसीलिए यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह राष्ट्रपति जब चाहे इनको इनके पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति पर कुछ कानूनी सीमाएं लगी हुई हैं। तो याद रखिएगा, जो सभी प्रधानमंत्री और मंत्रीगण जो होते हैं वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। देखिए, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है, जो प्रधानमंत्री होता है वह कह सकते हैं कि एक तरह से जनता का नेता होता है, वह उनका नेतृत्व करता है, यानी लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा होती है वह मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। और जो मंत्रीगण होते हैं यहाँ पर याद रखिएगा कि सामूहिक रूप से यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लेकिन जो अगर बात करता है, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रीगण होंगे व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं, तो वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्योंकि उनकी नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो अपने पद को धारण करते हैं। तो याद रखिएगा, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और व्यक्तिगत रूप से वह
राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा याद रखिएगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और फिर जो प्रधानमंत्री होता है वो सलाह देता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो क्या ऐसा है कि प्रधानमंत्री जितने लोगों को सलाह देगा, मतलब जितने लोगों के बारे में सलाह देगा, राष्ट्रपति उन सभी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। देखिए, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में भारतीय संविधान में 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया जाता है, जिसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% होता है। यानी इससे ज्यादा एक भी मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जा सकता। हमेशा आप देखेंगे तो लोकसभा की जो वर्तमान संख्या है 545 है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन थे, उनको हाल ही में समाप्त कर दिया गया, और वर्तमान में आप देखेंगे तो 543 सदस्य लोकसभा में होते हैं। जो 543 का 15% आएगा, अगर आप इसको निकालेंगे तो लगभग 81 या 82 सदस्य के आसपास आएंगे। तो इतने ही सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। इससे ज्यादा, यानी लोकसभा के 15% से ज्यादा सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सकते हैं। और यह प्रावधान भारत में संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि मंत्रियों को वह सभी वेतन भत्ते प्राप्त होंगे जो समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यानी जो मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं वे कैसे दिए जाएंगे, तो इसके संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया वो संसद को दिया गया। अर्थात जो मंत्री होंगे, आप जो कह सकते हैं जो सांसद होंगे, ये सांसद सभी अपने खुद के वेतन या भत्ते के संबंध में कानून बना सकते हैं, और इनको जो वेतन भत्ता दिया जाएगा, यहाँ पर याद देखिएगा, वैसे सभी को वेतन भत्ते समान मिलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को वेतन तो उतना ही मिलता है लेकिन भत्ता थोड़ा अधिक मिलता है, क्योंकि भाई वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं, उनके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होती हैं, इसीलिए उनको भत्ता अधिक मिलता है अन्य सांसदों की तुलना में। तो याद रखिएगा ये, क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मंत्रियों के या सांसदों के वेतन एवं भत्ते संबंधित कह सकते हैं कि जो नियम बनाए जाते हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो वह संसद के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो अभी तक हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जुड़ी कुछ बेसिक डिटेल्स को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में। तो पहली बात है कि प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कोई व्यक्ति अगर भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, पहला योग्यता यही होनी चाहिए उसकी कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यदि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो देखिए इसमें लोकसभा की योग्यताएं क्या क्या हैं। पहला कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी कि वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, यानी उसकी न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी सरकारी नौकरी या कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी के पद पर ना हो। और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री या विधायक, इन सब का पद लाभ का पद नहीं माना जाता। इसके अलावा वह पागल और दिवालिया ना हो। तो ये सभी योग्यताओं को पूरा करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के योग्य हो सकता है। इसके अलावा संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह भी व्यवस्था की गई है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। और याद रखिएगा यह संविधान के अनुच्छेद 75(5) में कहा गया है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, अर्थात यदि कोई मंत्री अपना पद धारण करने के 6 माह बाद संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन सका तो उसे अपने मंत्री परिषद के से त्यागपत्र देना होगा। और यह अनुच्छेद 75(5) में व्यवस्था की गई है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिनको पहले प्रधानमंत्री के पद के रूप में मतलब पद पर चुना जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में अगर वह संसद का सदस्य ना हो, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ना हो, तो उसको 6 महीने का अवसर दिया जाता है जिसके भीतर वह लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता को ग्रहण कर सकता है। और यदि ग्रहण कर लेता है तब तो वो अपने पद पर बना रहेगा, और यदि वह लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता 6 महीने के भीतर ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। अर्थात यह अनिवार्य है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, आप देखेंगे तो भारत में कहा गया है कि जो संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो तो वह प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन ब्रिटेन में, क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था जो है वह ब्रिटेन से अपनाई गई है, और ब्रिटेन में यह प्रावधान है कि वहां का जो व्यक्ति होगा वो निचले सदन, यानी भारत में देखेंगे तो लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, वह राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। और याद रखिएगा, देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ आप
देखे होंगे तो जैसे जो इंदिरा गांधी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये राज्यसभा के सदस्य थे और ये प्रधानमंत्री के पद के रूप में पद पर कार्य किए हैं, मतलब ये प्रधानमंत्री के रूप में चुने जा चुके हैं। तो वह राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और ऐसे भी है कि देखिए कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए और बाद में सदन की सदस्यता को ग्रहण किए, जैसे देवी गौड़ा जो थे और नरसिम्हा राव थे, ये बिना किसी सदन के सदस्य बने ही प्रधानमंत्री बन चुके थे। बाद में जो देवी गौड़ा थे उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता को ग्रहण किया था और जो नरसिम्हा राव थे इन्होंने लोकसभा की सदस्यता को ग्रहण किया था। तो याद रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि वह वर्तमान में जैसे जिस टाइम उसे प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है वह किसी सदन का सदस्य हो। जरूरी यह है कि जब वो उस पद पर चुना गया, प्राइम मिनिस्टर के पद पर चुना जाता है, तो उसके 6 माह के भीतर वह संसद के किसी सदन यानी रोज राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता को ग्रहण कर ले, तभी वह अपने पद पर बना रह सकता है। और यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो वर्तमान में जो मोदी जी हैं वे लोकसभा के सदस्य हैं और इसके पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वे राज्यसभा के सदस्य थे। तो यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो यह याद रखिएगा कि संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। इसमें बस यही कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) में कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और परंतु संसदीय परंपरा के अनुसार वह बहुमत दल के नेता या गठबंधन के नेता की नियुक्ति करता है। क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में यही होता है कि जो लोकसभा के बाद जो लोकसभा चुनाव में जो बहुमत प्राप्त करता है, यानी बहुमत का मतलब है कि 50% + 1 सीट जो लाता है, जो बहुमत प्राप्त करता है, उसी के द्वारा जो व्यक्ति सजेस्ट किया जाता है उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है बल्कि नियुक्त की जाती है। क्योंकि जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है, जो पार्टी बहुमत प्राप्त करती है, उस पार्टी के द्वारा एक नाम सजेस्ट कराया जाता है और राष्ट्रपति जो होता है फिर उस नाम को प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुनता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ, यदि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया तब तो ठीक है, उसके द्वारा जो नाम सजेस्ट कराया जाएगा उसको राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुन सकता है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव हो और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले। क्योंकि ऐसा एक बार हुआ था 1979 में, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, उन्होंने जो तत्कालीन कह सकते मोरारजी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, उनका जो पतन होने वो जब सरकार गिरने लगी तो जिसके बाद उन्होंने स्व विवेक का प्रयोग किया। क्योंकि राष्ट्रपति को हमने पढ़ा था कि स्व विवेक की शक्ति भी प्रयोग की गई है, स्व विवेक की शक्ति भी प्रदान की गई है। और उन्होंने उस टाइम अपने स्व विवेक का प्रयोग करते हुए मोरारजी देसाई की सरकार जब गिर गई उसके बाद चौधरी चरण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। अर्थात यदि किसी कह सकते हैं कि जो सरकार तत्कालीन सरकार है वो अपना बहुमत खो दे या किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति अपने स्व विवेक का प्रयोग करके किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि भारत में ये बताया गया है कि जो एक व्यक्ति है उसकी आयु, जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हो 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई यहाँ पर बात नहीं की गई है, अधिकतम आयु कोई नो लिमिट कह सकते हैं कि नो लिमिट है। इसके अलावा एक व्यक्ति कितनी बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना जा सकता है, तो याद रखिए इस पर भी नो लिमिट है। एक व्यक्ति जितनी बार जीतता है या कह सकते हैं जितनी बार चाहे उतनी बार वह प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना जा सकता है। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वह निश्चित नहीं होता है। निश्चित क्यों नहीं होता है, तो याद रखिएगा मैंने अभी जस्ट आप सभी को बताया कि जो प्रधानमंत्री होता है एवं अन्य मंत्री होते हैं ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद को धारण करते हैं, यानी उनकी इच्छा अनुसार पद को पर धारण करते हैं। लेकिन लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी है वो भी सामान्यतः 5 वर्ष होता है। देखिए क्योंकि जो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, अर्थात उनकी इच्छा अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो राष्ट्रपति होगा वो जब चाहे इनको इनके पद से हटा सकता है। वो राष्ट्रपति पर भी कुछ कह सकते हैं कानूनी सीमाएं लगी हुई हैं
वह ऐसे ही इनको इनके पद से नहीं हटा सकता है। उनको हटाने के लिए ऐसा हो सकता है कि कभी वह बहुमत ना प्राप्त कर पाए, यानी वो अपना बहुमत खो दे, जो पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपना बहुमत खो दे, या उसका जो दल है वो उसका विरोधी हो जाए और वो राष्ट्रपति से कहे कि हमें मतलब इस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति होगा वो उनके पद से हटाने की मतलब उनसे कह सकता है, यानी कह सकता है कि उनको त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, और ये वो त्यागपत्र दे देते हैं तब तो ठीक है, तब तो वो ऑलरेडी उनके मतलब अपने पद से हट जाएंगे। लेकिन अगर वो अपना त्यागपत्र नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा इनका जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, इसलिए इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है। और जो ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वह अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो वह अपना त्यागपत्र जो होता है वह राष्ट्रपति को देता है। और जो मंत्रीगण होते हैं, मैंने अभी बताया कि मंत्रीगण जो होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 75(2) में कहा गया है। तो अपना त्यागपत्र प्राइम मिनिस्टर किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 75(4) के अनुसार प्रत्येक मंत्री एवं प्रधानमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेनी पड़ती है। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री एवं जो अन्य मंत्री है इन सभी को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। यानी प्रधानमंत्री को भी शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा और जो अन्य मंत्री होंगे उनको भी यही शपथ दिलाएगा। और याद रखिएगा, देखिए शपथ भी यही दिलाएगा और इनको इनके पद से हटा भी सकता है, इनकी नियुक्ति भी करता है, इनको इनके पद से हटा भी सकता है। याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्रियों को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो याद रखिएगा जो राष्ट्रपति होगा वही हटाएगा। हालांकि वह ऐसा प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर करता है, लेकिन उनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही दिया गया है। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में या भारत में प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियां क्या हैं। देखिए, मैंने आप सभी को बताया था कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें जो राष्ट्रपति होता है वह केवल नाम मात्र की कार्यपालिका का हेड होता है, जबकि उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भारत में जितनी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं उनका अप्रत्यक्ष रूप से, देखिए अप्रत्यक्ष रूप से जो उनका प्रयोग करता है वह प्राइम मिनिस्टर ही करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति को सारी शक्तियां प्रदान की गई थी, अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी का जो कह सकते हैं संपादन करता है वह प्रधानमंत्री ही करता है। और याद रखिएगा, जैसे भारतीय जो संविधान का हमने पढ़ा था, जब राष्ट्रपति चैप्टर को पढ़ा था उसमें बताया गया था कि जो अनुच्छेद 53 है उसमें कहा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया था, और उसमें कहा गया था कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में स्वयं के द्वारा करता है, जबकि जो वो सारी शक्तियां हैं वह प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल के द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति के सभी कार्य कह सकते हैं, उनकी सारी शक्तियां हैं, उनका प्रयोग वास्तव में कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर करता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों को आसानी से समझने के लिए उनको कई भागों में विभाजित कर दिया है। जैसे मंत्रिपरिषद के संबंध में उनको क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं, राष्ट्रपति के संबंध में उनको क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं, संसद के संबंध में उनको क्या क्या शक्तियां दी गई हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद के संबंध में उनको क्या क्या शक्तियां दी गई हैं। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है, और यही उनका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। अर्थात जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जब उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसके बाद वह जिन जिन नामों को राष्ट्रपति को सुझाव देता है, जो राष्ट्रपति होता है उन नामों को कह सकते हैं मंत्री के रूप में नियुक्त करता है, और उनके जो प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद होता है उसमें वो उन्हें शामिल करता है। तो सबसे पहला उसका कार्य यही होता है कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। तो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्रिपरिषद का निर्माण प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही करता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है यह मंत्रियों में प्रधान होता है। देखिए, नाम से पता चलता है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, यानी मंत्रियों का जो हेड होता है वह प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना, ये सभी कार्य जो है प्राइम मिनिस्टर के ही कार्य हैं। इसके अलावा मंत्रालयों का विभाजन करना। मंत्रालय का विभाजन करने का मतलब यहाँ देखिए, अब जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं जैसे रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय
उद्योग मंत्रालय, इस सारे मंत्रालयों का विभाजन यानी कौन सा मंत्रालय किस व्यक्ति को दिया जाएगा, यह प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा व्यक्तियों में विभाजित किया जाता है। यानी इनका विभाजन भी आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही किया जाता है। और यह मंत्रालय किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखिएगा यह राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, लेकिन किसकी सलाह पर, तो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। यानी कौन सा मंत्रालय किस व्यक्ति को मिलेगा, इसका निर्णय कौन लेता है, तो प्राइम मिनिस्टर लेता है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के संबंध में, इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, किसी मंत्री को उसके पद से हटाना हो तो भी इसका सजेशन कौन देगा, तो प्राइम मिनिस्टर ही देगा। प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर किसी भी मंत्री को राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकता है, यह याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की कौन कौन से कार्य एवं शक्तियां हैं। तो पहला है कि राष्ट्रपति को नियुक्त के संबंधी सलाह देना। देखिए, मैंने आप सभी को बताया था इसके पिछले वीडियो में कि जो भारत में बड़े बड़े संवैधानिक पोस्ट हैं, जैसे महान्यायवादी का पोस्ट हो गया, कैग का पोस्ट हो गया, एवं अंतर्राज्यीय परिषद है, जो विभिन्न आयोग थे, इन पर जो इनकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन इसको याद रखिएगा, ये किसकी सलाह पर इसकी नियुक्ति करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, इनकी जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनकी नियुक्ति वह प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर करता है। यानी प्राइम मिनिस्टर जिसको जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका मंत्रिमंडल होता है, जिस व्यक्ति का नाम सजेस्ट करता है राष्ट्रपति, उस व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त करता है। यानी याद रखिएगा, जो बड़े बड़े संवैधानिक पोस्ट हैं इनके संबंध में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, कैग हो गए, महान्यायवादी हो गए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है उसके जो अध्यक्ष हैं, उसके सदस्य हैं, इन सभी की नियुक्ति की जो सलाह देता है वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा देखेंगे तो योजनाओं के बारे में अवगत कराना। कहने का मतलब है कि देश में जो विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही हैं और जो मंत्रिपरिषद में जो भी योजनाएं, जो लोकसभा में जो योजनाएं पेश की जाती हैं, इन योजनाओं के बारे में देश को और राष्ट्रपति को, दोनों को अवगत कराना यह प्राइम मिनिस्टर का ही कार्य है। अब बात करते हैं कि संसद के संबंध में प्रधानमंत्री को कौन कौन सी शक्तियां एवं उसके कार्य हैं। तो देखिए, पहले तो वह लोकसभा का नेता होता है। देखिए, क्योंकि लोकसभा जो होता है वह जनता का सदन होता है, और आपने संसदीय शासन व्यवस्था में पढ़ा था कि जो लोकसभा होते, जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का नेता होता है, क्योंकि वह जनता का नेतृत्व करता है। अगला इसमें पॉइंट देखेंगे तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। मैंने आप सभी को बताया कि जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और यह संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। तो यह भी याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री होगा वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसके अलावा लोकसभा का विघटन। देखिए, संविधान में अनुच्छेद 85 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, लेकिन वो लोकसभा का विघटन किसकी सलाह पर करता है, तो वह राष्ट्रपति की सलाह पर ही लोकसभा का विघटन करता है। देखिए, लोकसभा का विघटन कब करेगा, जब प्राइम मिनिस्टर अपने पद से इस्तीफा दे दे, या उसकी अचानक मृत्यु हो जाए, या किसी अन्य कारण से जब प्राइम मिनिस्टर खुद कह दे कि लोकसभा का विघटन कर दिया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति होगा वो लोकसभा का विघटन कर देगा, अर्थात लोकसभा को भंग कर देगा, जिसके बाद लोकसभा का, कह सकते हैं, लोकसभा चुनाव दोबारा कराया जाएगा। याद रखिए, तो लोकसभा का विघटन करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को दिया गया, और लोकसभा का जो विघटन करता है वह प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व। देखिए, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव के बाद जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होती है वही सरकार बनाता है, तो संसद में जो सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात जनता के सवालों का जवाब देता है, वह प्राइम मिनिस्टर होता है। और जो सरकार का कह सकते हैं लीडर होता है, नेता होता है, वह प्रधानमंत्री ही होता है, और जनता के सवालों का जवाब देता है, सदन में बैठकर विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब देता है। तो संसद में जो सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है वह प्राइम मिनिस्टर ही करता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट कार्य हैं, जैसे प्रधानमंत्री जो होता है वह नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद एवं जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। तो इन सभी जो परिषद है इनका भी अध्यक्ष जो होता है वह प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि विदेश नीति को मूर्त रूप प्रदान करने में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, अर्थात विदेश नीति के संचालन में प्राइम मिनिस्टर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं वह ज़्यादातर विदेश के दौरों पर रहते हैं, अर्थात
विदेश नीति से संबंधित जितने भी निर्णय लिए जाते हैं अब अंतिम रूप से प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही लिए जाते हैं। और विदेश नीति में जो विदेश नीति के संचालन में जो प्रधानमंत्री होता है इसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा अब हम कुछ प्राइम मिनिस्टर से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला है कि अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। क्योंकि कड़ी के रूप में क्यों कार्य करता है, तो देखिए यह कोई भी सूचना अगर राष्ट्रपति के तक पहुंचानी हो तो वह पहले प्राइम मिनिस्टर को दी जाएगी। जो प्राइम मिनिस्टर जो होगा वह राष्ट्रपति को वह सूचना देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों एवं मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे यदि राष्ट्रपति ऐसी सूचना मांगे। तो यह भी याद रखिएगा, इन सभी से अवगत कराना भी प्रधानमंत्री का कार्य होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। मैंने बताया कि जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात यदि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक भंग हो जाती है, अर्थात इसके बिना कोई भी अन्य मंत्री अपने पद पर कार्य नहीं कर सकता, यानी यह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं कि अभी तक सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जो कार्यकाल था अभी तक सबसे बड़ा कार्यकाल इन्हीं का रहा है और इन्होंने 16 साल 9 महीने 12 दिन तक प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। बड़ी यह कह सकते हैं कि डिक्टेटिव पर्सनालिटी की महिला थी और इनका भी कार्यकाल काफ़ी लंबे समय तक रहा था और यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इसके अलावा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा जब पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था उस समय भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा पहली गैर कांग्रेसी सरकार किसकी बनाई गई थी, तो यह जो सरकार थी मोरारजी देसाई की थी और याद है कब बनाई गई थी, 1977 में इस सरकार का गठन हुआ था। तो दोस्तों यह था प्राइम मिनिस्टर से जुड़ा आज का हमारा वीडियो। तो वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।